हेलो बच्चों, कैसे हो यार? बढ़िया। चलो, मैं अंकित सर फिर से आपके सामने आ गया हूँ आपका नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। और ये लेक्चर बेटा हमारा है हमारी उसी PYQ सीरीज़ का जो हमने अभी स्टार्ट किया था। और हमारी PYQ सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स के, मैथ्स के लेक्चर्स देख रहे हैं, है ना। तो बेटा जो हमने लास्ट में डाले हैं, अब ये वाला लेक्चर हमारा है प्योरली प्रोजेक्टाइल मोशन का। और प्रोजेक्टाइल मोशंस में मैंने इस बार आपसे जो क्वेश्चंस कवर करे हैं वो सारे रीसेंट ईयर्स के, बहुत ही रीसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं बस वही कवर किए हैं। और करीब 20 के आसपास प्रॉब्लम्स होंगे। वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक ही लेक्चर में कवर कर दिए हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये वाले चैप्टर्स हम देख रहे हैं बट इसके साथ में सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस तो आए ही नहीं ज़्यादा, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के बाद, प्रोजेक्टाइल के बाद, मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक लेक्चर दूंगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद, उसके बाद में मैं आपको एक लेक्चर बना करके दूंगा जिसमें मैं सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को एक साथ कवर करूंगा, ठीक है। तो वो लेक्चर आपके पास मिलता रहेगा। तो बस तुम्हारा काम ये है कि भाई तुम पढ़ते रहो, है ना, इज्जत से पढ़ो और समझते रहो। और यदि कुछ भी चीज़ आपको डाउट में आती है, कुछ भी चीज़ में दिक्कत लगता है, तो आप बिल्कुल बेटा मुझे मैसेज डालो, है ना। तो मैं और अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बिना डिले किए अपन वही, है ना, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप देखते रहो। और बेटा यदि लेक्चर्स अच्छे लगते हों, यदि आपके काम के हों, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं उनसे, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक अच्छा प्रॉब्लम आया है। ये सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, है ना। और सर्कुलर का भी पार्ट है और देखा जाए तो सिंपल जो अपन एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं उससे भी रिलेट करता है। तो ध्यान से देखना बेटा, इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है। यहाँ पर आपसे बोला गया है एक सर्कल गिवन है और इस पर कोई एक पार्टिकल है जो A से B पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा A टू B गया और सेंटर से इधर देखा गया है, तो यहाँ A को ज्वाइन किया और B को ज्वाइन किया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है यहाँ से। दूसरी चीज़ आपसे उसने क्या बोला कि जो A पॉइंट है उस समय उसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, बेटा वो वेलोसिटी v गिवन है। B पॉइंट पर भी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v गिवन है। तो आपसे यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसने लीनियर वेलोसिटी दे दिया है। तो लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा बताओ। तो v इक्वल्स टू आपको दे करके रखा है कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो पाई मीटर पर सेकेंड है। तो एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर क्या होता है सर्कुलर वाले केसेस में एंगुलर वेलोसिटी गिवन होती है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी गिवन है। आप यूनिट से भी जा सकते हो, मीटर पर सेकेंड। अब देखें तो v इक्वल टू पाई मीटर पर सेकेंड उसने आपको दे करके रखा है। उसने आपसे बोला है जब वो A से B वाले पॉइंट पे जाता है तो उस टाइम पर उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है। अब ध्यान से देखें, जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जा रहे हैं A टू B के लिए, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। यदि आप v एवरेज की बात करने के लिए जा रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, मतलब कितना टाइम लिया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जरा सोचो एक सेकंड, A से B पर गया तो ये सर्कुलर पाथ पे घुमा है, तो मैं सर्कुलर वाला नहीं दे रहा, मैं तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A से B तक का। तो हमने A टू B को डायरेक्ट ज्वाइन किया, तो A से B का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे लिए, सपोज करो इसको हमने D बोला, ठीक। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है A टू B का, तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में A से B तक जाने में, मतलब TAB, उसमें जितना भी टाइम लगा वो टाइम अपन ने निकाल लिया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल आप करोगे, आंसर आ जाएगा। अब जरा सुनो, बात आई सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने की। यदि तुम्हें याद हो सर्कुलर मोशन तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालने के लिए जाते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है A टू B वाला, इसका फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कितने एंगल से घुमाया ये यहाँ से यहाँ तक में, 120 डिग्री। तो हमने बोला 2r sin 120 बाय 2, ठीक है। और 120 बाय 2 मतलब sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो बेटा 2r √3 बाय 2, आपने sin 60 की वैल्यू रखी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो d निकल के आ रहा है बेटा वो आपके लिए निकल के आया √3r। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने का वो √3r है। बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने आपको क्लास में दे करके रखा हुआ है। डिस्टेंस का भी बताया था, आर्क लेंथ वाला, और डिस्प्लेसमेंट भी बताया हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आता था, वो कितना आता था, 2r sin थीटा बाय 2, जहां पर r रेडियस था और थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था यहाँ से यहाँ तक जाने का, जो कि थीटा ये रहा 120 डिग्री, ठीक है। चलो तो देखो d की वैल्यू आ गई। आप जरा इसमें रख देंगे, अपन टाइम पे आते हैं, टाइम निकालना है। अब जरा सुनो एक चीज,
अब जब आप टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हो तो जरा ध्यान से देखो कि टाइम का कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो देखिए बेटा ध्यान से, यही कहीं अब देखिए बेटा d निकल गया हमारे पास, d इक्वल टू √3r। अब हमें क्या करना है, हमें ये टाइम का कैलकुलेशन करना है TAB। अब इसमें कितना टाइम लगा, बट हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें v इक्वल टू पाई गिवन है ना, लीनियर वेलोसिटी v। तो हम सिंपल उसको लेकर के चलते हैं और हमने बोला लीनियर वेलोसिटी को लेकर के चलो, तो हमने लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू हमने ले लिया पाई। ठीक, अब बताओ बेटा v को क्या, मेरे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल टू r ओमेगा, तो बिल्कुल है, तो मैंने v इक्वल टू r ओमेगा लिख दिया। अब बताओ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। तो मैंने लिखा r और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा अपॉन में टाइम इंटरवल, तो टाइम कौन सा लगा होगा, a से p तक जाने का, तो TAB लिखा। इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा, ये पाई। अब जरा सोचो यहाँ से TAB की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो TAB इधर गया, पाई इधर आ जाएगा, तो r इंटू थीटा बाय पाई। अब जरा देखो बेटा r और थीटा कितना है 120 डिग्री, बट आपको पता है ना जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो थीटा को डिग्री में नहीं रेडियन में लिखा जाता है। तो अब रेडियन में मतलब पाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो 120 डिग्री पाई में कितना होता है बेटा 2 पाई बाय 3 और अपॉन में ये वाला पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है बेटा 2 बाई 3 r। तो जो 2 बाई 3 r है वो हमारे पास TAB की वैल्यू निकल के आई। अब सुनो 2 बाई 3 r हमारे पास TAB आ गया, d हमारे पास था, दोनों की वैल्यू को जस्ट रखते हैं और बताते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है, ध्यान से देखना। अब यदि मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, जरा देखो d के प्लेस पे क्या लिखा बेटा √3r अपॉन में TAB की जगह लिखा मैंने 2 बाई 3r, तो ये r और r कैंसिल, तो रिजल्ट आ रहा है बेटा 3 √3 बाय 2। और देखो 3 बाय 2 मीन्स कितना होता है बेटा 1.5 √3, तो 1.5 √3 जो आ रहा है ना, ये हमारे पास v एवरेज निकल के आया कि एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड में वो कितनी आ रही है 1.5 √3। तो बेटा ऑप्शंस में एक गलत ऑप्शन था, मैंने उसको नीचे करेक्ट कर दिया था 1.5 √3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा डी। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। नोट करें, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है बेटा, इस वाले प्रॉब्लम में हमसे क्या दिया गया, यहाँ पर हमसे ऐसा बोला कि एक हाइट है 10 मीटर का, 10 मीटर के हाइट से एक बच्चा, एक स्टूडेंट या जो भी बोल लो, एक चाइल्ड, वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू बोल देता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड एक स्टोन को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ से बेटा हॉरिजॉन्टली उसने थ्रो किया है, मतलब किसी एंगल पे थ्रो नहीं किया है, 0 डिग्री पे कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने 5 मीटर पर सेकेंड से एक स्टोन को थ्रो किया। जब ये स्टोन जा करके ग्राउंड को टच करेगा, हिट करेगा, इस पॉइंट पर जाकर के, सपोज करिए ये पॉइंट बी है, ये ए था, तो इस बी पॉइंट पर जाकर के वो आपसे इस स्टोन की स्पीड पूछ रहा है। स्पीड मतलब समझते हो, स्पीड मतलब ओवरऑल नेट स्पीड पूछ रहा है। सिंपल एक वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है और वो दोनों से आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो हमने यहां से ऐसा बोला कि यहां पर जब ये गया होगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या वो फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो आंसर है यस। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी जो जा रही है बेटा, मैंने उसको क्या बोल दिया VY। जो फाइनल वेलोसिटी गई वो हमारी कितनी गई है VY, तो फाइनल वेलोसिटी ये वर्टिकल डायरेक्शन वाली VY। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो यदि यहाँ 5 से जा रहा है तो मैं बोलता हूँ ये फाइनल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वाली, तो Vx, और Vx की वैल्यू बेटा अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड ही रही होगी। तो बस अपन को अब कैलकुलेट क्या करना है बेटा VY, अपन Vx और Vy निकल गए, तो फिर अपन रिजल्टेंट निकाल लेंगे कि कितना आ रहा है। तो सुनो ध्यान से, अब जब मैं Vy निकालने के लिए जाता हूं तो मेरे को Vy निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन मिलेगी, तो ध्यान से सोचिएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है वर्टिकल डायरेक्शन में कि A से ग्राउंड पे आ रहा है, मतलब 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक जाने में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब S गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो हम है ना वर्टिकल डायरेक्शन में जाकर के वर्टिकल मोशन लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, और वर्टिकल मोशन में हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या लगेगा, तो हम सिंपल सा इक्वेशन लगा रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। v फाइनल वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है y वाली, तो मैंने बोला Vy, तो Vy स्क्वायर। u बताओ, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमने बोला 0 प्लस 2। एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन हमेशा g लगता है और माइनस में, तो हमने लिखा -2g, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी नीचे हो रहा है, तो हमने बोल दिया बेटा -h बोल दीजिए। ठीक है, इसको h बोल देते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, अब बताओ बेटा यहाँ से Vy स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2,
माइनस माइनस प्लस, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 10। तो ओवरऑल जब मैं vy को कैलकुलेट करूंगा तो 10√2 है ना, ये अपने पास आ गया। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इन दोनों का कैलकुलेशन y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 मीटर 200 आ गया। ठीक है, अब सुनो, आपके पास ये कैलकुलेशन आ चुका है। अब हमें एक चीज बताना था, Vx तो हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल वाला हर जगह सेम है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये है, Vy ये है। अब हमारा आंसर कौन होगा, हमारा आंसर वो होगा जो बेटा रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट कौन होगा, जब मैं इससे बनने वाला एक पैरेललोग्राम बनाऊं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलता है स्पीड, वो फाइनल वाला वेलोसिटी ये है। तो इसको मैंने बोला v। अब मुझे बताओ ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v कैसे मिलेगी, क्योंकि Vx और Vy दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हमारा सीधा सीधा रिजल्ट आएगा बेटा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos 90, cos 90 0 होता है, हटा दो। तो अब यहाँ पे जाकर के वैल्यू पुट करें बेटा, Vx की वैल्यू बताइए कितना है, Vx था 5, तो 5 का स्क्वायर और Vy स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 200 है। तो बेटा ये रिजल्ट आपके पास निकल के आया 25 प्लस 200 मीन्स 225 और आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड और ये मेरा आंसर आ गया। तो v की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा वाला है, सेकेंड वाला। आप सेकेंड को टिक करो और आगे निकल जाओ। ठीक है, नोट करें, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं, 2 डिफरेंट बॉडीज दी हुई गई हैं, जिनको हमने विद सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड से 2 डिफरेंट एंगल्स पर हॉरिजॉन्टल के साथ में प्रोजेक्ट किया है। अब ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये ले ली कि यार इनिशियल वेलोसिटी जो दोनों की है, दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए, वो u है और उसको हमने क्या बोल दिया 40 मीटर पर सेकेंड जो हमें गिवन है। चलो, अब उसने हमसे ये बोला कि जो ग्राउंड था, ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड से हमने फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को फायर किया। हमने जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से गया होगा और जाकर के यहाँ कुछ गिरा है। तो सपोज करिए बेटा ये O पॉइंट है और ये हमारा फाइनल A पॉइंट। ठीक, अब आपसे उसने क्या बोला, ध्यान से देखना, हमसे बोला था दोनों प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट एंगल्स पे फेंका है। अभी हम फर्स्ट ही बना रहे हैं, जो फर्स्ट वाला है उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या देना है कि इफ वन ऑफ द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को यदि उसने 60 डिग्री पर फेंका है और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि उनका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम रेंज है। तो बेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम गिवन है और आपने एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे फेंका है। तो सोचो, यदि मान लीजिए मैंने ये वाले को बोलूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और कितने एंगल से हमने फेंक दिया, 60 डिग्री। तो हमने बोला यार फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल। अब दूसरा वाला देखो, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल था। अब सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल में यहाँ पर यदि बनाने के लिए जाऊं तो मैं बोलता हूँ सेकेंड वाले प्रोजेक्टाइल के लिए कंडीशन क्या गिवन है कि वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज पे आता है, मतलब यहां से लिया और उसको भी हमने देखा कि सेम टाइम पर वो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। अब याद है तुम्हें, हमने पढ़ाया था आपको कि 2 ऑब्जेक्ट यदि एक को 30 डिग्री पर तो दूसरे को 60 पर, मतलब एक यदि थीटा है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाए विद सेम वेलोसिटी, तो वो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा सेम आता है। तो हमने ये बोला कि यदि पहला वाला 60 डिग्री पे फेंका गया है तो जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को आपको कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा भैया। तो मैंने बोला जो सेकंड वाला है वो कितने पर गया होगा, वो भी सेम वेलोसिटी u से जा रहा है, बट उसकी एंगल जो होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तभी तो उनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगा R1 R2। आ गया बस। अब हमारा अपना जो मेन काम था वो यही था कि हमें ये निकालना था। अब देखो, उसने आपसे ये पूछा कि दोनों पार्टिकल, जो दोनों ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, उनके जो मैक्सिमम हाइट होंगे, उनके मैक्सिमम हाइट का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यदि मैं फर्स्ट वाले पार्टिकल पे बात करने के लिए जाऊं तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा h1 इक्वल टू क्या होता था, याद है तुम्हें, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 2g। तो बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब जरा देखो, फर्स्ट के लिए बोल रहे हो तो u की वैल्यू तो u ही रहेगी, है ना, u स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा एक काम करिए वैल्यू रखी दीजिए आप, नहीं अभी रहने दो, ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला कि h1 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g आ गया। अब बताओ h2 निकाला जाए तो h2 की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड वाले के लिए निकालने के लिए जाओगे तो मैं बोलूंगा u तो सेम ही रहेगा, दोनों का सेम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 एंगल अलग है अपॉन में 2g फिर से आया। अब उसने आपसे क्या पूछा था, दोनों का सम, तो हमने पहले फॉर्मूला लगा देते हैं h1 प्लस h2, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। अब h1 और h2 की वैल्यू रखो तो ध्यान देना बेटा, u स्क्वायर बाय 2g इसमें भी है, u स्क्वायर बाय 2g इसमें भी है, ऐड करने के लिए जाएंगे तो आप u स्क्वायर बाय
2g को कॉमन ले लो और यहाँ पे मिल रहा होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ, यू कितनी है 40, तो मैंने यहाँ से बोला 40 का स्क्वायर तो 40 इंटू 40 लिख दिया, अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 10, साइन स्क्वायर थीटा 1 60 डिग्री और दूसरा वाला साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 2 से ये 20 हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 2 तो ये 80 आया, और साइन स्क्वायर साइन 60 मतलब √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4/4 मतलब 1, तो आंसर कितना है बेटा 80 मीटर। तो H1 प्लस H2 की जो वैल्यू का सम आ रहा है ना, वो आंसर आ रहा है 80 मीटर, और ये हमारा इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, हमारा आंसर भी 80 मीटर आया जो करेक्ट आंसर चलेगा। अब देखो बेटा इसी वाले प्रॉब्लम में ना आप यदि यहाँ से कैलकुलेशन करते कि 40 रखा फिर 2g रखा, आप पूरा कैलकुलेट करते फिर यहाँ पे करते फिर दोनों को ऐड करते, उससे बेटर तरीका क्या हुआ कि हमने पहले ऐड कर लिया और एक ही जगह पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी पड़ी और आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, आसान हो गया। ठीक है, नोट करें, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यू आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे देखें इस वाले केस में हमसे बोला क्या गया, मान लीजिए बेटा ये ग्राउंड है हमारे पास और ग्राउंड से हमने एक प्रोजेक्टाइल को, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ठीक है, और आपसे ये बोला गया एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। मतलब बेटा ये जब प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मोशन कर रहा होगा तो इसके इस मैक्सिमम पॉइंट, इस मैक्सिमम हाइट पर यहां पर जाकर के उसने आपको वेलोसिटी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है √3u/2। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लीजिए मैं ये बोल, अच्छा और पूछा क्या है उसने, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, मतलब यदि हम मान लीजिए ये O पॉइंट है और ये A है, तो OA में कितना टाइम लगा, मतलब ये टोटल जितना टाइम वो स्पेस में रहा है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब देखें करना क्या बेटा मुझे बताओ, एट मैक्सिमम हाइट आप जानते हो एक चीज कि जब हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो बेटा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ने ये बोला था यहाँ से यहाँ तक में जर्नी में हर पॉइंट पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो हमेशा हर जगह पर कांस्टेंट बना हुआ है। मतलब यदि मैं यहाँ पर ये u बोलता हूँ और मान लीजिए कि ये ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बेटा u sin थीटा, और हम ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट पर जा करके उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो बॉडी फिर ऊपर जाती नहीं है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सेम एज इट इज बना रहता है u cos थीटा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा वो भी हमारे पास u cos थीटा है, और सोचो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, एग्जैक्टली यही तो फिर उस प्रोजेक्टाइल को यहाँ लेकर के आएगा। अदरवाइज सोचो यदि टोटल वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, तो टोटल वेलोसिटी यदि इस पॉइंट पर जीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वहां से सीधे नीचे गिरेगा, बट नहीं गिरता, वो आगे जाता है। क्यों आगे जाता है, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। तो आपको उसने u cos थीटा की वैल्यू दे दी है मैक्सिमम हाइट पे, तो एट मैक्सिमम हाइट आपको पता है बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u cos थीटा, और u cos थीटा की वैल्यू हमें कितनी की मैंने बेटा यहाँ से √3/2u, आप u और u कैंसिल करें, cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, कितने एंगल पर √3/2 मिलता है, तो 30 डिग्री से, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर हमें एक कंडीशन निकल के आई। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आ रहा है ना वो हमारे लिए 30 डिग्री है। अब सुनो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि 30 डिग्री है तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2u sin θ/g, तो 2u sin θ/g, तो 2u sin थीटा मतलब sin 30/g, और बेटा रख दीजिए यहाँ से, तो 2u इंटू 1/2/g, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर इज u/g। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आंसर निकल के आ रहा है ना बेटा वो u/g, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला। देखिए बेटा जेई में भी इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेरी मजबूरी है भाई क्योंकि इतने क्वेश्चंस यदि आसान पूछे जा रहे हैं और मैं PYQs करवा रहा हूँ तो मुझे करवा के देना पड़ेगा तुम्हें, है ना, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें सॉल्व करवा करके दे रहा हूँ। बट मैं आपसे बोलूंगा सिंपल फॉर्मुलेस वगैरह याद रखिए और थोड़े से अटेम्प्ट लगा करके रखो, यदि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना तो तुमसे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है, नोट करो फटाक से, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए बेटा अब ये दूसरा वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे उसने हमसे दिया है कि बुलेट ऑफ 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर ऐसा है कि एक गन है, हमने गन बनाया, भाई मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो इससे अच्छी ड्राइंग बना नहीं सकता समझना यार, भावनाओं को समझना मेरी। ये है आपका बुलेट, ये हमने बनाया गन,
अब सोचो, उसने आपसे बोला ये गन है, यहाँ पे बुलेट है आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे उसने बोला है कि मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास आपको दे करके रखा है बेटा, जो भी गिवन हो आप लिखते चलो। तो मास ऑफ बुलेट इक्वल टू, मेरे पास है 10 ग्राम, मतलब मैं लिख सकता हूँ 10/1000 kg। ठीक, दूसरा देखो, उसने आपसे बोला है कि गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बुलेट वहां से बाहर निकला है। अब जोर सोचो, इनिशियली यदि देखा जाए तो इनिशियली बुलेट कैसा था, रेस्ट पे। जब वो फायर्ड हुए तो उसके बाद में जब बुलेट यहां से बाहर निकल के गया है ना, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी मिल रही है बुलेट को, वो वेलोसिटी कितनी है, तो वो वेलोसिटी बेटा उसने आपको दे करके रखी है, इसको v बोल देते हैं, इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, आपसे ये बोला इफ द बैरल ऑफ गन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड मास ऑफ गन इज 3 kg। जो गन है उसका मास दिया हुआ है, उसकी लेंथ बताई हुई है, और आपसे पूछा क्या, देखो सबसे इंटरेस्टिंग वो क्या है, देन द इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी। आपको ये बताना है कि गन को कितना इंपल्स सप्लाई किया गया। अब मुझे बताओ, गन को इंपल्स कौन सप्लाई कर रहा होगा, बुलेट। बुलेट जिस वेलोसिटी से निकल रहा है उसके कारण से जो चेंजेस आए होंगे, उसने एक इंपल्स प्रोड्यूस किया होगा, किसके लिए, उसने दिया होगा आपको, किसको, गन को। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमें इंपल्स निकालना है बेटा। सिंपल सा फॉर्मूला, इंपल्स के फॉर्मूले पे जाओ और जरा लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा। इंपल्स देने वाला कौन है, बुलेट। तो हमें इक्वेशंस किस पे लगानी है, बुलेट पे। तो जरा देखो, याद करो, तुम्हें यदि फॉर्मूला याद आ जाए तो इंपल्स का एक फॉर्मूला होता था बेटा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। बेटा बकायदा आपने प्रूफ करके रखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हमने बोला चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब बताओ, लीनियर मोमेंटम में यदि लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं बोलता हूं बुलेट पे लगा रहे तो mb मास, फाइनल वाला मास, और फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है फाइनल वाली, v है, कैपिटल v लिख दिया, माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मास कितना होगा बेटा, mb ही है बुलेट का, लेकिन इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है u, वो वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि बुलेट रेस्ट पे था, तो उसको आप कर दीजिए 0 यहां से। तो आप इसको कैलकुलेट करो बेटा, mb मतलब मास ऑफ बुलेट, तो कितना होगा 10/1000, अभी अपन को दिया हुआ था। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो है 600 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कैलकुलेट करेंगे, ये जीरोस कैंसिल हुए, तो आंसर आ रहा है 6, और इंपल्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड आपका आंसर है, तो 6 न्यूटन सेकेंड मेरा करेक्ट आंसर है। चलेगा। अब डायरेक्ट है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा प्रॉब्लम। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको लगाते आना चाहिए, ठीक है। नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आता है। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है सेकेंड। देखिए बेटा, अब इस वाले प्रॉब्लम में हमसे क्या दिया गया, एक स्टोन को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, और हमसे ऐसा दिया गया कि जैसे एक ग्राउंड है बेटा, आपने ग्राउंड से स्टोन को थ्रो किया, एक स्टोन हमने थ्रो किया है, और वो कितने एंगल पर है, प्रोजेक्टेड एंगल जो है वो उसका है 30 डिग्री। तो बेटा ये 30 डिग्री पर हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया उसे, ये इस तरीके से जाएगा। हम इसके 2 पॉइंट की बात करते हैं। एक इनिशियल पॉइंट को हमने बोला ए, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से बोला जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है ना, एच मैक्स वाली कंडीशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को हमने क्या बोला, बी। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, जरा देखना ध्यान से। उसने आपसे ऐसा बोला हुआ है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट। समझना, उसने एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, ए, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, बी। आपको इन दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करने के लिए बोला है। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी कहां पर, काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी जो हमारा मैक्सिमम हाइट है। तो आपको इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब मुझे बताओ बेटा, इनिशियली इस पॉइंट पर उसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u। अब u वेलोसिटी से यदि हमने उसे थ्रो किया है, तो मान लो ना u है, तो हमने बोला u वेलोसिटी यदि इसके पास दिया हुआ है, तो इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होता है। तो हमने लिखा हाफ m, और v की जगह कौन हो जाएगा, u, इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज। अरे यार, यहाँ तो हमें पूरी की पूरी वेलोसिटी u ही पता है ना, तो सीधे सीधे हाफ mv इसका लगा दो। और मैक्सिमम हाइट पर तुमको मैंने अभी बताया था लास्ट प्रॉब्लम में कि मैक्सिमम हाइट पर कुछ हो ना हो u cos थीटा जरूर होता है। तो u cos थीटा उसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो बेटा रेशियो यदि लेंगे तो हम फिर से क्या लिखेंगे, हाफ m v²। बट v कौन सा वाला आएगा मुझे ये बताओ,
ये वाला u cos थीटा, तो हम लिख रहे होंगे u cos 30 डिग्री पर फेंका था, u cos 30 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों तो गए, ऊपर u स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला ओपन करेंगे u स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा 4, तो ऊपर जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4:3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो 4/3 मेरा करेक्ट आंसर है, लगा दो भैया इसके हिसाब से, ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 4:3। इस प्रॉब्लम को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट देता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, एक फॉर्मूला दे रहा हूं सिंपल सा, है ना। देखिए मैं कॉन्सेप्ट अभी डिराइव करके तो दूंगा नहीं क्योंकि लेक्चर लेंथी चला जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रहा हूं, आप ध्यान रखना, ध्यान से समझो, आपको पता भी है, ध्यान देना। कभी भी आपने बोला कि हमने 2 प्रोजेक्टाइल्स लिए बेटा, एक फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और इस प्रोजेक्टाइल का नाम हमने दे दिया a, चलेगा। वहीं पर अब हमने एक दूसरा प्रोजेक्टाइल लिया और उसको भी हमने वहीं से थ्रो किया और सेम वेलोसिटी विथ u, और इस वाले को हमने b नाम दिया, बट इसका जो एंगल है ना बेटा, इस एंगल को हमने एंगल बोला है 90 माइनस थीटा। तो देखो हम ऐसा बोलते हैं कि यदि मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 2 प्रोजेक्टाइल सिलेक्ट किए, एक को मैं थीटा एंगल से फेंक रहा हूं, दूसरे को 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब आप समझ के रखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो यदि एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो हमसे ये पूछता है कि बताओ इसके हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आएगी। तो ध्यान से समझना, यदि मैं सेकंड वाले के लिए बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जा रहा होगा, यहां पहुंचेगा। मैं फर्स्ट वाले के लिए बात करूं, ए वाले के लिए, तो बेटा वो भी कहीं ना कहीं से जाएगा। तो मैंने बोला कि ए वाला यहां से निकला, कुछ इस तरीके से घूमता हुआ यहां पहुंचा। तो आप एक चीज ध्यान रखो बेटा इस वाले केस में, दोनों ही केसेस में, कि यदि मैं एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं, दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं, तो दोनों ही कंडीशन में जो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है R1 और R2, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज यही है ना बेटा, जब O से A पे पहुंचा है, तो ये जो चीज है R1 RA बोल दीजिए फर्स्ट के केस में, और सेकंड के केस में RB, तो RA इक्वल टू RB होता है हमेशा। और ये कुछ भी नहीं है बेटा, आप इसका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाएं, एक बार थीटा के साथ एक बार 90 माइनस थीटा, वो कन्वर्ट हो जाता है, दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि एक को थीटा से, एक को 90 माइनस थीटा से फेंका है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा कैसा होता है, सेम। अच्छा दूसरा देखो, सेम टू सेम, अपन ने बोला हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम आया, बट टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा क्या, तो मेरा आंसर है नहीं सर। पहले वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अलग लगा होगा, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग, तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो आता है बेटा T1/T2, आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो T1/T2। पहला क्या होगा बताओ सोच के, 2u sin θ/g, और दूसरे के लिए लगाओगे तो 2u sin 90 माइनस θ/g, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर sin थीटा नीचे sin 90 माइनस थीटा, वो cos थीटा होता है, sin बाय cos tan थीटा। तो बेटा दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट T1/T2 का जो रेशो निकल के आता है ना, वो क्या निकल के आता है, tan थीटा। तो आप ये दोनों रिजल्ट याद रखो बेटा, ये है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, और ये जो है सेकेंड वाला फॉर्मूला वो है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। बट एक कंडीशन मस्ट है, वो क्या, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। यदि दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो उस कंडीशन में बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगा, ये हम नहीं बोल सकते, गलत है वो, ठीक है। तो याद रखना क्या बोला मैंने, यदि सेम इनिशियल वेलोसिटी से 2 प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, एक थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों के हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होते हैं और दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो tan थीटा के बराबर आता है, ठीक है। चलो अब अपन इस प्रॉब्लम पे आते हैं, जरा समझते हैं क्या बोला इसने हमसे बोला 2 ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी, है ना, सेम कंडीशन है u, however at different angles अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दोनों को दोनों अलग अलग एंगल से फेंका गया, तो एक को फेंका बेटा यहां से मान लीजिए अल्फा और दूसरे को फेंका है उसने बीटा। अब देखो एक को अल्फा से फेंका, एक को बीटा से फेंका, विद द हॉरिजॉन्टल, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो ना बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया, देन द रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो बताना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट से। तो मुझे बताओ तुम क्या आने वाला है यार, अल्फा और बीटा, एक को अल्फा पे फेंका एक को बीटा पे फेंका, दोनों का सम 90 है, तो यदि देखा जाए तो एक यदि 90 है तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या है कि एक एंगल अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा है, सेम कॉन्सेप्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा सर R1 इक्वल टू R2, दोनों सेम आएगा, और उनका रेशो यदि पूछा है तो R1/R2 का रेशो क्या आएगा 1:1, क्योंकि सेम है, चलेगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा 1:1, जो कि हमारा
फोर्थ वाला ऑप्शन है, बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, आगे काम आएगा। नोट करें नेक्स्ट वाले पे। अब इस वाले प्रॉब्लम में उसने हमसे क्या बोला हुआ है ध्यान देना। उसने आपसे बोला द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। ध्यान से सुने, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट याद करो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मैंने बोला h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब उसने उसमें भी खास बात क्या बोली है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मतलब सीधा वर्टिकल फेंकने पे है ना मैक्सिमम हाइट आएगा। तो मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा, जब साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यदि मैं यहाँ से h मैक्स निकालने के लिए जाऊँ तो बेटा h मैक्स की वैल्यू मेरे पास होगी यू स्क्वायर बाय 2g। और क्यों, तो जब हमने साइन थीटा को 1 करा। अब बताओ, तो यू स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट आ गया और इसकी वैल्यू आपको उसने दे करके रखी है 136 मीटर। तो हमने लिख लिया भैया फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब सुनो दूसरी चीज उसने क्या बोला, अगला पार्ट, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। मतलब इसी सेम बॉल को वो मैक्सिमम कितने हॉरिजॉन्टल रेंज तक फेंक सकता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोला। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद करो बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता था। अब मुझे बताओ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यदि निकालना है तो उसके लिए भी तुम्हें साइन 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यदि मैं इसको 1 कर दूं तो यहां से जो आर मैक्स निकल के आएगा सर वो आएगा यू स्क्वायर बाय जी। तो उसने आपसे यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू पूछी है। अब जरा सोचो, यू स्क्वायर बाय जी पूछा है तो यहां से अपन क्या करें, यू स्क्वायर बाय 2g है तो यू स्क्वायर बाय जी को इधर रख लो, 2 को इधर ले जाओ, तो 136 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 272। तो 272 आ गया, इसे आप यहाँ पे रख दीजिए तो बेटा आंसर आ जाएगा 272 मीटर। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है ना वो कितनी आ रही है, 272 मीटर। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड वाला। चलेगा, तो थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। अब देखो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट, बट आप वो भी नहीं करते हो। नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया, आपको एक पार्टिकल है उसके पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, मतलब पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ वो आपको दे करके रखा है ना। यहाँ एक्सप्रेशन में थोड़ा चेंज था तो मैंने उसको करेक्ट किया। तो ध्यान से देखें, आपसे उसने पोजीशन वेक्टर बता के रखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू मैंने बोला 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप। आपको ये दे करके रखा हुआ है पोजीशन, ठीक है। आपसे उसने पूछा क्या है, उसने आपसे ये पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन, है ना। तो मुझे बताओ एक चीज, आपको नेट फोर्स निकालना है। अब वेक्टर फॉर्म में दिया है तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, m मास है तो मैं लिखूंगा m इंटू a, और a एक्सेलरेशन आ गया। अब सुनो वेक्टर फॉर्म में है, याद रखिएगा तो, है ना। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन पे आता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, m एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv बाय dt, अब बात आती है कि dv बाय dt में मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर, पोजीशन दिया हुआ है। यदि पोजीशन दिया हुआ है तो मैं वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकता हूं d बाय dt ऑफ r, मतलब पोजीशन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलती है। कर डालो भाई, तो मैंने लिखा d बाय dt ऑफ 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप। डिफरेंशिएट करें तो बेटा 10t तो 10 आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 10 आई कैप और 15t स्क्वायर है, t स्क्वायर का 2t, तो 2 मतलब ये 30t जे कैप और 7 का तो खत्म हो गया। अब सुनो ये वेलोसिटी आई, अब इस वेलोसिटी को उठाओ और वेलोसिटी को उठा करके इस वाले एक्सप्रेशन में रख दो। तो यहां से अपन निकालेंगे तो m d बाय dt ऑफ वेलोसिटी, तो 10 आई कैप प्लस 30t, 10 आई कैप प्लस 30t जे कैप। अब डिफरेंशिएट करें, ये m आया बेटा, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, प्लस इधर से आएगा 30 और t का डिफरेंशिएशन 1 और इनटू में j कैप। तो बेटा ओवरऑल फाइनल आंसर आ रहा है 30m j कैप। अच्छा मास है तो नेगेटिव होगा नहीं, तो सोचो बेटा 30 j कैप, मतलब ओवरऑल जो फाइनल फॉर्मूला फोर्स का निकल के आ रहा है वो j कैप के फॉर्म में आ रहा है। मुझे बताओ j कैप किसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव y एक्सिस। याद है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो है i कैप, जो पॉजिटिव y की डायरेक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं j कैप, और जो पॉजिटिव z की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं k कैप। तो फाइनल आंसर j कैप में आ रहा है, मतलब y एक्सिस के अलोंग है। तो मैं आंसर जो देने वाला हूं वो क्या दूंगा, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो आपका आंसर फाइनल बेटा थर्ड वाला आना चाहिए। चलेगा, ये मेरा आंसर है। बताओ कितना सिंपल था, नोट करो, नेक्स्ट पे आते हैं।
अब इस वाले प्रॉब्लम में उसने हमसे क्या बोला भाई, यहाँ पे ट्रेन की क्रॉसिंग वाला केस आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा ना, आप जब अभी ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे तो ट्रेन में आप अपनी सीट पे बैठे हो साइड वाली, और आप वहां से ये देखते हो कि बगल से एक दूसरे बगल वाली ट्रैक पे एक दूसरा ट्रेन आपको क्रॉस करना स्टार्ट करता है। तो होता क्या है कि हमारी ट्रेन सीधी जा रही है और साइड वाले ट्रैक पे एक दूसरी वाली ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे वो ट्रेन दिखना कब स्टार्ट होगी? जब वो मेरे अगल बगल में होगी, मतलब सामने आएगी। तो हमने उसको ऑब्जर्व करना कब से स्टार्ट किया? अपने सामने से। तो हमने ऐसा बोला कि ए वाले ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा है और उसने देखा कि सेकेंड वाले जो ट्रैक है उस पर एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब वो उसका इनिशियल स्टार्टिंग वाला पॉइंट जब इसके सामने आया होगा तब से उसने देखना स्टार्ट किया, और वो बोला कि वो 8 सेकेंड तक उस ट्रेन को देखता रहा और 8 सेकेंड में वो ट्रेन उसको क्रॉस कर गई। तो आपको ट्रेन बी की लेंथ बतानी है। तो मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा फंडा है, ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है क्या, कि यहां से बी वाली ट्रेन आ रही है, अब बी वाली ट्रेन ने यहां से आकर देखना हमने स्टार्ट किया। अब ये जब बी वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही होगी ना बेटा, तो सिर्फ बी की वेलोसिटी नहीं आएगी, बी तो इधर जा ही रहा है, साथ में ए वाला भी तो इधर जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इस पैसेंजर ने जिस वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से इस ट्रेन को क्रॉस किया है उसको लेकर के आओ, क्योंकि देखो ए वाले की स्पीड भी इधर है और बी वाले की भी इधर है, तो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी से वो डिस्टेंस कवर हो रहा होगा। तो सिंपल सा आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना मालूम है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं बेटा रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस मतलब हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में टाइम, क्योंकि उसने कितना टाइम लिया। अब जरा सोचो ध्यान से, मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड क्या आएगी। तो सबसे पहली चीज देखना ध्यान से, प्रॉब्लम में क्या गिवन है, उसने आपसे बोला कि जो ट्रेन ए है उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है ना वो कितने की स्पीड से जा रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर की। तो बेटा सबसे पहले अपन इसको चेंज करते हैं, तो ए की वेलोसिटी निकालें तो वो है 90 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ रहा होगा 5 तो 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड से वी ए जा रहा है, जो वी बी वाला अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वी बी की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बोलूंगा बेटा 54 इंटू 5/18, 3 इंटू 5 तो ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड से वी बी आ रहा है। तो मुझे बताओ ए वाले ने बी को किस वेलोसिटी से क्रॉस किया होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाती है, है ना? तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी। तो अपन क्या लिखने वाले हैं बताओ मुझे? यहां से यहां पर मैं रिलेटिव वेलोसिटी में लिखूंगा वी ए प्लस वी बी, है ना, दोनों का, और टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन एल जो हमें निकालना था, और टाइम कितना ले रहा है बेटा? वो 8 सेकेंड का। तो मुझे बताओ वी ए प्लस वी बी मतलब हो गया 25 प्लस 15 इक्वल टू एल बाय 8। तो ये हो गया बेटा 40 इंटू 8 एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई होगी? 320 मीटर। तो जो 320 मीटर मेरे पास निकल के आ रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, बेटा ये हमारे ट्रेन की लेंथ होगी। प्रॉब्लम समझ में आया? अरे ध्यान रखना भाई, ये डायरेक्ट है ना, यदि वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लोगे यदि तो गलत हो जाएगा। बी की वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि बी वाला इधर आ रहा है और ए वाला भी उसको क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से आएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चलेगा? नोट करें, 320 इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए बेटा, अब इस वाले प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पर है ना हमारे पास हमसे ऐसा बोला है, एक केस है कि दो पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेन ए और बी हैं, वो एक टनल को क्रॉस कर रही हैं। तो जब वो टनल को क्रॉस करती हैं तो बेटा वो टनल की लेंथ उसने आपको दे करके रखी है प्रॉब्लम में, वो कैपिटल एल है। ए वाला जो ट्रेन है फर्स्ट वाला, उसकी लेंथ स्मॉल एल, जो बी वाला ट्रेन है उसकी लेंथ है 4L, 4 स्मॉल एल, और वो भी अच्छा दोनों के दोनों टनल को जो क्रॉस कर रहे हैं तो टनल की लेंथ तो सेम ही रहेगी, कैपिटल एल। तो उसने आपसे ये बोला है कि दोनों की वेलोसिटीज गिवन है, मतलब जो ए वाला है बेटा वी ए, उसकी वेलोसिटी मुझे दी गई है कितनी? 108 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ए वाला ट्रेन। तो बेटा कितना हो गया होगा मुझे बताओ? 108 इंटू 5/18 कैलकुलेट करोगे तो 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, 6 इंटू 5। ठीक, अब सुनिए, जो वी बी है, वी बी मतलब सेकेंड वाले की वेलोसिटी। अब सेकेंड वाले की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 72। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा 72 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने क्या बोला? 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा? 4 इंटू 5, 20 मीटर पर
सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड वीबी की वेलोसिटी आ गई। अब देखो वीए और वीबी दोनों की वेलोसिटी हमें गिवन है। अब सोचना, उसने हमसे ये बोला कि तुम्हें एक चीज पता है कि यार ए की वेलोसिटी ज्यादा है 30 है, बी की वेलोसिटी 20 है। उसने हमसे ऐसा बोला है कि जो ए है बेटा, ए को 35 मिनट लेस टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू बी। तो देखो हमने ऐसा बोला कि जो ए का टाइमिंग है वो टी ए बोला, और ए को जितना भी टाइम लग रहा होगा ए वाले फर्स्ट वाले ट्रेन को क्रॉस करने में, तो ए को जितना टाइम लग रहा है टी ए, वो टीबी से 35 सेकेंड कम है। तो टीबी की वैल्यू निकालेंगे, बी वाले को कितना टाइम लगा ये निकालेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे 35 सेकेंड। चलेगा? तो चलो अब मेरा मेन फोकस क्या है, टीए और टीबी निकालना। अब सुनो बेटा, टीए निकालने के लिए जाना है तो क्या है, टाइम निकालना है। आपको पता है कितनी स्पीड से जा रही है ट्रेन वीए, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ए वाली ट्रेन ने। तो जरा देखो बेटा, यहां से मैं यहाँ पे ए वाले केस में बनाता हूं फर्स्ट वाले ट्रेन के लिए। तो मुझे बताओ, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे हैं अभी भी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से आप यदि निकालने जाओगे तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले को ए वाले ट्रेन को कितना टाइम लगा, टी ए जो मुझे निकालना है, तो मैंने बोला टी ए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई उसने, बताओ। कैपिटल एल लेंथ टनल का प्लस स्मॉल एल ट्रेन का, ये पूरा क्रॉस करके निकला होगा ना। तो कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, तो कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल अपॉन में कितनी की स्पीड से गया भैया, ए वाला स्पीड गया है 30। तो हमने इसको 30 लिख दिया, और ये हमारा टी ए का फॉर्मूला आया। चलो अपन बी वाले पे जाएं, तो बी वाले के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी बी है ना। टी बी टाइम लगा, उसने कितना लेंथ ट्रेवल किया बेटा, कैपिटल एल तो वही है, स्मॉल में 4L है। तो चलो, तो कैपिटल एल प्लस 4L, ये टोटल लेंथ ट्रेवल किया, और कितने की स्पीड से किया, 20। तो ये आपका टीबी आ गया। अब टीए और टीबी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस प्रॉब्लम में उसने आपको एक और देके रखा है कि जो कैपिटल एल है वो 60L है। कैपिटल एल की वैल्यू 60L दिया हुआ है, स्मॉल एल। तो देखिए बेटा, यदि मैं यहाँ पर कैपिटल एल को 60L कर दूं तो बेटा 60L प्लस एल बाय 30, मतलब ये हो जाएगा 61 बाय 30L। और टीबी की वैल्यू लिखा जाए तो इसको भी आप यदि लिखोगे तो 60L स्मॉल में प्लस 4L बाय 20, तो ये हो जाएगा बेटा 64L बाय 20। ये बी के लिए आ गया टीबी। आपको टीए और टीबी दोनों आ गए। अब टीए टीबी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, बताओ टीए कितना है आपके पास, 61L बाय 30, और टीबी आ रहा है बेटा आपके पास 64L बाय 20 माइनस 35। अब एक काम करो, 35 को उधर लेके आओ, इक्वल टू बेटा यहाँ पे हो जाएगा 64L बाय 20 माइनस 61L बाय 30। एलसीएम ले लेना, 60 आ जाएगा, 3 टाइम्स गया ये, तो 192L माइनस ये 2 टाइम्स जाएगा तो 122L। तो ये कितना हो गया होगा बेटा, 122, तो ये 70 आ गया। 70L बाय 60 इक्वल टू 35। 35 से ये गया 2 टाइम्स, और 2 से ये चला गया होगा 30 टाइम्स। तो स्मॉल एल की वैल्यू कितनी निकल के आई, 30 मीटर। अब सुनो, जो स्मॉल एल है वो आपका आया 30 मीटर, और आपसे उसने पूछा था लेंथ किसका, कैपिटल एल। तो मुझे बताओ बेटा कैपिटल एल की वैल्यू कितनी थी, 60 इंटू एल। तो 60 इंटू स्मॉल एल की वैल्यू 30 आ रही है, तो 18, तो ये 1800 मीटर। तो 1800 मीटर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला। आगे अब देखो, ये प्रॉब्लम लगता बड़ा है करने में, बट है नहीं कुछ, है ना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, उसको सही से देखो। काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स की एक खास बात है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को जब भी इस टाइप के आए ना, आप उसको एक बार ड्रॉ जरूर किया करो कि मतलब वो एग्जैक्टली क्या क्या चाह रहे हैं। यदि आप वो कंडीशंस बना लोगे ना तो आपको फॉर्मूले बहुत आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, नोट करें, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए बेटा, अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। क्या बोला उसने, A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है u, और वो भी किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 150 मीटर पर सेकेंड। चलो, आपसे बोला द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x + 1 अपॉन में x, देन द वैल्यू ऑफ x। अपने को x निकालना है। चलो अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आपको वेलोसिटी पता करनी है 3 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद। इक्वेशन क्या लगाएं सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलो हमने बोला अच्छा g की वैल्यू 10 गिवन है। अब सुनो, v अपवर्ड वाला है तो v रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी u, अपवर्ड डायरेक्शन में 150, एक्सेलरेशन की वैल्यू अब हमेशा डाउनवर्ड लगती है तो -g, तो वो कितना हो जाएगा -10 और t। तो ये अपना इक्वेशन आया। अब उसने आपसे क्या पूछा, पहला वेलोसिटी पूछा है जब हम 3 सेकेंड पे बोल रहे हैं,
तो 3 सेकंड पे यदि मैं निकालने जाऊं तो मैं लिखूंगा 150 माइनस 10 इंटू 3, तो 30 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बेटा 120 मीटर पर सेकेंड। अब 120 मीटर पर सेकेंड v3 है, मतलब 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी। चलो अब 5 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो यहीं पर इसी फॉर्मूले में मैं टाइम को 5 रख देता हूँ, तो टाइम की वैल्यू 5 कर दो बेटा, तो 150 माइनस 10 इंटू 5, तो 50 मतलब ये हो गया होगा 50 और ये, तो 50 माइनस तो ये 100 आ गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, आपसे उसने क्या बोला, ये v3 और v5 अपन ने निकाल लिया 3 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद, और इन दोनों का रेशो बोला था, मतलब v3 बाय v5 का रेशो उसने हमको दे के रखा है x+1 अपॉन में x, तो बेटा वैल्यू रख दो। v3 की वैल्यू कितनी है 120 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू x+1 अपॉन में x, ये 20 से जा रहा है तो 20 से ये 5 टाइम्स, 20 से ये 6 टाइम्स, x को ले जाओ तो बेटा 6x इक्वल टू 5x प्लस 5, इधर जाएगा तो ये x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5, तो जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, x का आंसर मेरा 5 है, तो जो फाइनल आंसर कौन सा है, सेकंड वाला, तो x इक्वल टू 5 मेरा करेक्ट आंसर है। चले हो गया, चलो नोट करो, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है बेटा, अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया, ये एक अच्छा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब अच्छा मतलब सिंपल है, बट वेक्टर का यूज है तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि ठीक ठाक है। देखो ध्यान से, आपसे उसने क्या बोला, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये मैंने बोला ये ग्राउंड है मेरे पास, इस ग्राउंड से मैंने u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है उसने 40 मीटर पर सेकेंड, और 30 डिग्री के एंगल पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। अब ये प्रोजेक्टाइल यहां से गया, आपसे वो बोल रहे हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जाकर के भाई उसकी इनिशियली 0 से, मतलब है ना ये t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, वहां से 2 सेकेंड पे, मतलब 2 सेकेंड पर t इक्वल टू 2 पर जाकर के आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है। और देखो बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू जो दी गई है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करता है। मैं तुम्हें हमेशा बोलूंगा, कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाकर के निकालना है, वेलोसिटी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो हमें क्या करना चाहिए बताएं, वेक्टर फॉर्म। हमने बोला t इक्वल टू 2 पे जो भी वेलोसिटी होगी, तो हमने बोला v वेक्टर, v वेलोसिटी क्या होगा, उसके पास दो कंपोनेंट होगा, या तो x की डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी और y में कुछ होगी, तो हमने लिखा vx i कैप प्लस vy j कैप, लिख दिया। अब देखो vx i कैप प्लस vy j कैप, अब जरा एक बात समझना, vx मतलब है x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, vy मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी vy थी। अब सुनो, मैं सिंपल सा बोलता हूं, यदि ये u इधर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से निकलता है, वो u cos थीटा। अब बेटा यदि इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखने जाऊं तो ये बनेगा 40 इंटू कॉस 30 डिग्री, तो cos 30 लिखे तो 40 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 20 हो गया होगा, तो आंसर आया 20√3। चलो, तो 20√3 जो है वो u cos थीटा की वैल्यू है। और आपको एक चीज पता है ना, मैंने बोला था कि किसी भी टाइम पे हम यदि u cos थीटा की वैल्यू देखने जाए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वो पूरे प्रोजेक्टाइल में हर जगह सेम है। तो इस पॉइंट पर भी जो vx है बेटा, उसकी वैल्यू तो मेरे पास u cos थीटा ही रहनी है, और u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 20√3, तो मैं सीधे लिखता हूं 20√3 i कैप प्लस, अब vy निकालना है, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो देखो बेटा जब हम vy निकालने के लिए जाते हैं ना, तो vy निकालने के लिए आप इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू u प्लस at, तो मैं लिखता हूं vy इक्वल टू uy प्लस ayt, चलेगा। ये y मतलब सब्सक्रिप्ट लगा रहा हूं मैं y डायरेक्शन के लिए। अब सुनो, vy वर्टिकल वेलोसिटी है जो भी है, तो uy की वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा uy मतलब कितने होता है u sin थीटा, तो आप क्या लिखोगे u मतलब 40 sin थीटा मतलब 30 डिग्री। अरे यहां से देखो ना बेटा, ये है uy आपका, तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है uy की वैल्यू u sin 30, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ui की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसी को मैंने लिख दिया 40 sin 30। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगता है, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे माइनस g, और g की वैल्यू उसने 10 दे के रखा, तो माइनस g 10 हो गया। और कितने टाइम पर बोला, टाइम 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू को रख दो 2, तो जरा सोचो ये कितना हो गया, ये तो 20 माइनस ये भी 20, तो आंसर इज 0, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मीनिंग समझते हो, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि वो जो पॉइंट है अभी एग्जैक्टली वो मैक्सिमम हाइट पर है पार्टिकल, ठीक है। तो vy इतना आ गया, तो अब यदि मैं इसकी वैल्यू को रख दूं तो यहां से क्या निकलेगा 0 j कैप, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितना आया 20√3 i कैप। अब यदि कोई तुमसे पूछ ले
कि इस टाइम पर बताओ उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, तो मैं बोलूंगा आई कैप है, प्लस में है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वो जा रहा होगा। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, इसी का मैग्नीट्यूड निकालो, अकेला ही है तो 20√3, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा वो हमारे लिए क्या आ रहा है 20√3 मीटर पर सेकेंड, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, बनेगा। और इसी तरीके से बेटा यदि आपको कभी पोजीशन पूछ ले कि t = 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे पोजीशन बताओ, सेम फॉर्मेट पे जाना, इक्वेशन वहां पे क्या लगाना, जैसे हमने यहाँ वेलोसिटी निकाली है वहां पर डिस्प्लेसमेंट वाला लगाना, तो s = ut + ½ at² लगाओगे, आपकी क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलेगा, नोट करें नेक्स्ट वाली बात। ये वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला है 2 projectiles आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड। अब ध्यान देना, सेम स्पीड के साथ आपने 2 प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल पर फायर किया, थ्रो किया। आपसे पूछ रहा है वो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल्स रिस्पेक्टिवली। आपको दोनों के मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन जैसे बुक्स वगैरह में देखते हैं या आप लोग करते हो, तो क्या करते हो आप दोनों कंडीशन में पहले 30 डिग्री लेकर के कैलकुलेशन कर लोगे, फिर 60 डिग्री लेकर के कैलकुलेशन कर लोगे और उसके बाद में जाकर के डिवाइड कर दोगे। मैं आपको सिंपल ऐसा बोलता हूं, ध्यान से सुनना, आप मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हो सर, तो h = u² sin² θ/2g, ये मेरा फॉर्मूला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, उसने आपसे बकायदा एक चीज बोला है कि विथ कांस्टेंट या सेम स्पीड, मतलब u मेरे लिए एज ए कांस्टेंट हो गया, चलो भैया u कांस्टेंट तो u² भी कांस्टेंट, जो 2g है या 2 और g दोनों ही मेरे लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि दोनों ही कंडीशन में ना तो u² की वैल्यू बदलेगी ना 2g की वैल्यू बदलेगी। इसका मतलब हुआ ना कि सर h जो हाइट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin² θ, तो दोनों हाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ sin² θ के प्रोपोर्शनल है। और 2 कंडीशन में यदि आपको कंपेयर करना है तो हम सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं h1/h2 = sin² θ1, तो पहले वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है भैया जी 30 डिग्री, अपॉन में sin² θ2, सेकंड वाले केस में कितना है 60, लिख दो। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, sin 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 कटेगा, आंसर है 1/3, ये आंसर करेक्ट हो गया। चलेगा, बस इतना सा आंसर है। तो आपका आंसर कौन सा आया, फोर्थ वाला, ये करेक्ट आंसर बनेगा। नोट करो नेक्स्ट वाला। अब देखो बेटा ये वाला प्रॉब्लम क्या बोलता है, सेम एज इट इज वही प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से क्या देगा इसने, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, है ना। इनिशियली उसने एक एंगल अल्फा = 15 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, और उसने हॉरिजॉन्टल रेंज जो कवर कर रहा है ना वो R1, उसकी वैल्यू दी हुई है 50 मीटर, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल को उसने फेंका, वो अल्फा = 15 डिग्री पे था और उसके हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 50 मीटर आई, ठीक है। चलो, इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन इट्स रेंज विल बी। अब यदि मान लो वो इसी प्रोजेक्टाइल को दूसरी बार में क्या बोल रहा है, विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, तो भैया मैंने बोला सेम वेलोसिटी से जा रहा है। अब विद सेम वेलोसिटी उसने फायर किया एंगल कितने पे 45 पे, तो बीटा = 45 डिग्री। तो उसने आपसे पूछा है कि उस समय उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आएगी, मतलब आपको R2 की वैल्यू निकालना है कि R2 क्या आ रहा है। चलेगा, तो देखो इनिशियल एंगल अल्फा = 15 डिग्री, रेंज 50 मीटर, फाइनल एंगल कितना है 45 डिग्री, R2 निकालना है। अब मेरे को बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज ये था u² sin² θ/g। अब मुझे बताओ उसने बोला सेम स्पीड सेम वेलोसिटी, तो u की वैल्यू सेम हो गई, g कांस्टेंट है सेम हो गया, तो मेरे को समझ में आया सर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली sin² θ, और यदि sin² θ के प्रोपोर्शनल है तो मैं इसका रेशियो लिख देता हूं ना यार, मैं ऐसा लिख देता हूं R1/R2 = sin² θ1 sin² θ2, तो θ1 को मैंने अल्फा बोला है, दूसरे को बीटा बोला है, तो सिंपल लगा दो भैया, तो sin2 अल्फा अपॉन में sin2 बीटा। अब वैल्यू पुट अप कर दे, तो R1 की वैल्यू कितनी है भैया 50, R2 तुम्हें निकालना है sin2 × 15 डिग्री, है ना, अल्फा की वैल्यू 15 थी और ये 45 है, तो sin2 × 45, तो बोलो बेटा sin 30 डिग्री हो गया, sin 30 की वैल्यू 1/2, और sin 90 हो गया, sin 91 होता है ये 50 अपॉन में R2, तो बेटा R2 की वैल्यू ये 1/2 इधर जाएगा, तो 50 × 2 तो 100 मीटर, तो 100 मीटर मेरा करेक्ट आंसर आ गया आंसर फाइनल, ठीक है। तो 100 मीटर मेरा फाइनल आंसर है, तो 100 मीटर को आप टिक कर लो। और सुनो मेरी बात,
यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाले फंडे पे जाओगे ना तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। नहीं तो बच्चे इसी चीज को क्या करते पता है, पहले इसी में जैसे ये लिखा तो u की वैल्यू लिखेंगे, है ना, u लिखा, फिर साइन 2 थीटा मतलब 15 डिग्री लेके g की वैल्यू रख करके उसे कैलकुलेट कर लिया, फिर दूसरी बार कैलकुलेट कर लिया, फिर डिवाइड कर दिया। जब वो दोनों कट नहीं मारने हैं भाई, u² तो कट ही जाना है ना। जब वो कट मार रहे हैं आपस में तो उसको बार बार कैलकुलेट करके क्यों डिवाइड करने जाना है आपको। सिंपल फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी निकालो और उससे रेशो पे चले जाओ, चलेगा। नोट करो, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब इस वाले प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला गया है, उसने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे करके रखा है। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, वो जिस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, ठीक है, ये हमें पता है। और हमसे पूछा क्या गया कि इसी कंडीशन के लिए आप मुझे ये बताओ कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो कितनी अटेंड करेगा। तो तुम्हारा मेन टारगेट कौन है, मैक्सिमम हाइट निकालना। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको जो निकालना है ना यार, h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो आप उसे लिख दो। h का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि किसी तरीके से u g साइन थीटा सबकी वैल्यू निकाल के लाओ, अपना काम हो जाएगा। अब मेरी बात देखो, जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको दे, आप बेटा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई थी उससे उसको कंपेयर करो। याद करो वो क्या होता था, वो इक्वेशन थी मेरे पास y इक्वल टू टेन थीटा x, याद है ना। जब हम ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते थे तो जो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती वो थी y इक्वल टू टेन थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखना बेटा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मैं आपको क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इससे सीधे सीधे कंपेयर करो। अब देखो कंपेयर करने जाएं तो मैं बोलता हूँ x का कोफिशिएंट जो यहाँ पर होता था वो एग्जैक्टली टेन थीटा था, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो मुझे गिवन है इक्वेशन में वो 1 है। तो टेन थीटा की वैल्यू यदि 1 है तो थीटा इक्वल टू, मुझे समझ में आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो चलो भैया एक आंसर आया। अगला देखें, मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है, माइनस के साथ है, यहाँ भी माइनस में है, ठीक है, पूरा पूरा कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ देखो यहाँ से यदि देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस जी अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, ये माइनस 1/20। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 10 बन गया। अभी ध्यान रखना, तुम जब इस फॉर्मूले में जा रहे हो ना तुम्हें u स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करें बेटा, अपन u स्क्वायर को इधर लेके आते हैं। तो ये देखो यहाँ आया तो ये u स्क्वायर हो गया, ये 10 हमारा इधर क्रॉस में चला गया तो 10 g है, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर 45। अब देखो बेटा ये g को भी इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओगे तो u स्क्वायर अपॉन में g बनेगा, ये g क्रॉस में इधर आ गया, और इक्वल टू में क्या बच रहा है उधर 10 अपॉन में cos 45 कितना होता है बेटा 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे ऐसा, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 और ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 20। तो हमने बोला यहाँ से ये 20 आ गया। तो देखो बेटा u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आई, अब मैक्सिमम हाइट निकालना था तो रख देते हैं यहाँ से, देखो 1/2, ये तो 1/2 अलग कर दो, u स्क्वायर बाई जी कंप्लीट को लिख दो 20, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 थीटा की वैल्यू, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। तो बेटा देखो यहाँ से ये 1/2 इंटू 20 इंटू ये भी 1/2, तो 2 इंटू 2 से कैंसिल, 4 से ये हो जाएगा 5। तो आंसर आ रहा है 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है वो मेरा मैक्सिमम हाइट निकल के आए। तो सीधे सीधे कंपेयर करोगे इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है, आंसर्स आ जाएंगे। तो ध्यान रखें और इस इक्वेशन को याद रखो बेटा, है ना, आपके काम की चीज़ है, नोट करके रखें, नोट करें। नेक्स्ट पे आता है, देखिए बेटा अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, आपसे बोला गया है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए और बी, दोनों को उसने जो थ्रो किया है वो कितनी वेलोसिटी से, एक को 40 मीटर पर सेकेंड से, एक को 60। तो हम लिख देते बेटा यू ए की वैल्यू आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, जो यू बी है उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपसे ये बोला गया है कि एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जो ए वाला है वो जो एंगल से जा रहा है ना, तो उसको मैंने थीटा ए बोला, और थीटा ए की वैल्यू कितनी की मैंने 30 डिग्री से फेंका गया ए को, और जो बी है वो थीटा बी, और वो वैल्यू की गिवन है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बी को हमने 60 डिग्री से फेंका। अब आपसे क्या पूछा, द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, है ना। अब दोनों के रेंज का रेशियो निकालना है। तो बेटा सबसे पहले आप रेंज का फॉर्मूला जाओ, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखें एक चीज, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में स्पीड u, वेलोसिटी u भी बदल रही है, तो u को लेना पड़ेगा, वेरिएबल है, थीटा भी बदल रहा है उससे भी लेना पड़ेगा, g को
लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो हमने सिंपल बोला कि r इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा से। तो चलो दोनों का रेशो निकालना है, तो हमने लिख लिया आर ए बाय आर बी। अब आर ए बाय आर बी लिखते हैं तो यू स्क्वायर का रेशो है ना, तो ए का, तो यू ए स्क्वायर बाय यू बी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, तो ऊपर कौन सा आएगा साइन 2 थीटा ए अपॉन में साइन 2 थीटा बी। वैल्यू पुट करें बेटा, यू स्क्वायर मतलब 40 है, 40 का स्क्वायर कर दें तो मैं लिखता हूं ऐसा लिख देते हैं 40 इंटू 40 लिख देते हैं, ठीक है। यू भी है 60 है, 60 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दो 60 इंटू 60। साइन 2 थीटा है साइन 30 है ना, साइन 30 हो जाएगा, 30 इंटू 2 करेंगे तो 60, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, इसे लिखा। और नीचे लिखोगे साइन थीटा बी, तो ये 2 इंटू 60 तो 120। अब साइन 120 कितना होता है, साइन 90 प्लस 30, तो वो हो जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 ही आएगा यहां से भी, चलेगा। और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, ठीक। तो हमने दोनों की वैल्यू लिख दी। अब देखो ये वाला वैल्यू सेम कैंसिल, ये 0 गया, ये भी 0 गया, 2 से ये 2 टाइम्स और ये 3, तो एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 4/9। तो बेटा आर ए बाय आर बी का जो रेशो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4:9, और 4:9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला, चलेगा। ये आ गया, नोट करें, नेक्स्ट पे आते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, ठीक है, हमसे ये बोला गया कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया और वो देखता है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम हाइट पर 2 टाइम पर उसने देखा। सेम हाइट कितना जो भी रहा हो, बट उसने 2 टाइम पर देखा, एक है 3 सेकंड पे और एक 5 सेकंड पे। और उसने उस प्रोजेक्टाइल को फायर कितने एंगल से किया है, 30 डिग्री से फायर किया है, विथ इनिशियल वेलोसिटी u होगा। तो वो आपसे पूछता है कि बताओ u की वैल्यू क्या होगी, मतलब अपन को ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, और हमें एक चीज पता है कि वही प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पर 2 बार आया है, t = 3 सेकंड पे और t = 5 सेकंड पे। अब देखो करना क्या है, हमने बोला ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो मैंने सपोज किया कि मान लो एक हाइट a है और उसकी के करस्पॉन्डिंग रिटर्न में b वाला हाइट मिला होगा। तो पहली बार o से a तक जाने में एक टाइम लगा है, दूसरा o से इस b तक आने में एक टाइम लगा है। तो पहली बार उसने सेम हाइट पे देखा था तो a पर देखा होगा, तो o से a तक जाने का जो टाइम है TOA, उसको मैंने बोला 3 सेकंड। उसने दूसरी बार जब उसको उसी हाइट पर देखा तो वो b पे देखा होगा, तो वो कौन सा टाइम होगा बेटा, o से लेके b तक का, तो o से b तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। अब आपसे ये बोला कि बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो ध्यान से सुनना एक लॉजिक, हमने एक चीज पढ़ा है प्रोजेक्टाइल में कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट को हाइट पर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट, उतना ही टाइम उसको वापस रिटर्न आने में लगता है, मतलब दोनों के टाइम में कोई गैप नहीं है। तो सेम चीज सोचो, यहां से मैंने बोला O से A तक जाने में 3 सेकंड लगा था, तो क्या मैं यहां पे भी बोल सकता हूं सर कि B से C तक ग्राउंड को टच करने में, तो TBC जो है वो भी तो 3 सेकंड ही होगा सेम। अरे यदि यहां से इतना जाने में उसको 3 लग रहा है तो यहां से नीचे आने में भी 3 ही लगेगा। तो मुझे बताओ अब एक चीज, क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकता हूं? तो मैंने बोला सर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो टोटल फॉर्मूला होगा t, और t इक्वल्स टू मेरे लिए कितना हो गया होगा बताओ। हमने बोला O से B तक जाने का टाइम TOB प्लस B से C तक आने का टाइम तो TBC, ठीक है। तो हो गया ना बेटा, काम ही खत्म हो गया। TOB की वैल्यू कितनी है 5, TBC कितना है 3 सेकंड, और T का फॉर्मूला बताओ 2u sin थीटा sin 30/g, ठीक है। अब बताओ एक चीज, ये कितना हो गया 2u कैलकुलेट करना है, sin 30 1/2, g की वैल्यू 10 और ये हो गया 8, ये 2 से 2 कैंसिल, u की वैल्यू उधर गई तो 80 मीटर पर सेकेंड। तो 80 मीटर पर सेकेंड जो बेटा वो मेरे आंसर आ गया। तो मेरे लिए आंसर क्या आ रहा है, u = 80 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये भी इंटीजर टाइप है और इसका भी आंसर 80 मीटर पर सेकेंड, चलेगा। इतना आसान प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। और अभी मैंने इतने लेक्चर्स यहाँ पर आपके कवर कर दिए हैं प्रोजेक्टाइल के। अब बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके बाद मैं अब एक लेक्चर आपको और बना के दूंगा जिसमें मैं सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस एक साथ करवाऊंगा। तो सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर्स मैं एक साथ लेकर के आऊंगा, और उसके बाद में अपना एक चलेगा जो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल शायद मेरा नेक्स्ट लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे होगा, देन उसके बाद में सर्कुलर मोशन और क्या कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर आपको लेक्चर बना करके दूंगा, ठीक है। तो बेटा तब तक आप लेक्चर्स को देखते रहो, है ना। और
प्लीज़ शेयर करते रहो दोस्तों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से, बाय बाय।